कि पेट में कीड़े लग क्यों जाते हैं और वो फिर हमारी बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे परेशान करते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जैसे हम सॉइल में नंगे पैर चलते हैं तो उसमें हुकवर्म एक होता है, वो हमारी स्किन को पियर्स करके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। अच्छा। और बाकी जो थोड़े अनकॉमन कॉजेज होते हैं वो होते हैं पेट्स, जैसे पेट्स जो होते हैं उनके फर में भी वर्म्स होते हैं, जो वो स्टूल पास करते हैं उसमें भी वर्म्स होते हैं, जो हम अनकुक्ड पोर्क, बीफ या कैबेज जिसे हम कहते हैं खाते हैं तो वो भी वर्म से इन्फेस्टेड हो सकते हैं। कीड़े लग जाते हैं तो जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो है एनल में खुजली की, उस पार्ट में खुजली होने लगती है। इसके अलावा पेट में कीड़े लगने के और क्या लक्षण होते हैं? मरोड़े देके दर्द होना, बच्चे खास तौर पे बताते हैं कि पेट में मरोड़े जैसा दर्द हो रहा है। डायरिया होना, क्रॉनिक डायरिया होना, लूज मोशन, बार बार लूज मोशन होना, या पॉटी में ब्लड आना, या वॉमिटिंग आना, या भूख कम लगना, या भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये भी वर्म इन्फेस्टेशन का ही सिम्टम है। अच्छा। की बात करें तो पेरिएनल इचिंग जो होती है कि रात में पॉटी के रास्ते खुजली बहुत ज़्यादा होना, तो वो एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसपे हम कह सकते हैं कि हाँ वर्म इन्फेस्टेशन का रिस्क है। या दूसरा अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया होना, आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाना। अच्छा। तो उस केसेस में हमें बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस हैं। बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेंगे। ऐसे ही जैसे अनकुक्ड कैबेज जो हम खाते हैं या पोर्क या बीफ जो लोग लेते हैं तो उसमें टीनिया का रिस्क रहता है, तो वो टीनिया जो है कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, चाहे वो मसल हो या इवन हमारे ब्रेन में भी हो सकता है। अच्छा। तो वो दौरे भी पड़ सकते हैं एक पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर, ये जो कीड़े होते हैं पेट में, इनका साइज मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो माइक्रोमीटर में भी होता है और मैक्सिमम मैंने तो 10 मीटर भी देखे हैं। 10 मीटर हैं जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो पेट में कीड़े लगने की दिक्कत जो है वो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। वर्म इन्फेस्टेशन को जैसे नीम, गार्लिक, पपाया सीड्स या पम्पकिन सीड्स, तो ये सब की कुछ वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिसमें ये प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन। पेट में कीड़े लगे हैं ना लगे, हम चाहते हैं कि कभी हो ही ना, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हम अपनी मतलब लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं? वो एक बड़ी सिंपल सी गोली है जो कहीं भी मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे, इवन जन औषधि केंद्र वहाँ भी मिल जाती है, पीएचसी भी मिल जाती है। वो एक गोली है, उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार बच्चों को तो देना ही चाहिए। एक गोली रात में आपको बस चबा के खा लेनी है। उसके नेक्स्ट डे आपको पॉटी में देखोगे तो आपको अगर वर्म्स होंगे, एडल्ट वर्म्स, तो आपको पास होते हुए दिख जाएंगे। तो ये आपके शरीर के ही खून को चूस रहे हैं, सच्चाई है इस बात में? सच्चाई। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक वर्म से ब्लड जो लॉस होता है दैट इज 0.01 ml to 0.5 ml पर डे, और जब ये हेवी इन्फेस्टेशन होता है then it can go up to 30 to 50 ml पर डे। पर डे? Per इससे day। तो सीवियर एनीमिया हो जाता होगा फिर। हम सभी के बचपन में कभी ना कभी हमारे साथ पेट में कीड़े होने की प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, आई एम श्योर। और इसकी वजह से हम काफी ज्यादा परेशानियां झेलते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन पेट में कीड़े लगने की जो प्रॉब्लम है वो आज के समय में सिर्फ बच्चों में ही नहीं, अडल्ट्स में भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनकी भी डेली टू डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा हैम्पर होती है। ऐसे में अगर हमें जानना समझना हो कि पेट में कीड़े लग क्यों जाते हैं, क्या होते हैं पेट में कीड़े होने के पीछे की वजह, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पेट में कीड़े ना लगे इसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीजें शामिल कर सकते हैं खाने के तौर पर, या फिर और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे पहचाने, और अगर एक बार पेट में कीड़े लग गए हैं तो इसको पूरी जड़ से खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सक्षम सेठ, जो कि कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। डॉक्टर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी को आसान भाषा में समझना हो कि पेट में कीड़े लग क्यों जाते हैं और वो फिर हमारी बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे परेशान करते हैं, उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, पेट में कीड़े एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर कहें तो वर्म इन्फेस्टेशन या सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक डिसऑर्डर्स। तो अगर हम ग्लोबली इसका प्रेवलेंस देखें, जितनी भी स्टडीज हुई हैं, तो उसमें जो रेंज होती है दैट इज बिटवीन 17 to 76%। और अगर हम इंडिया का सिनारियो देखें तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स 27% से ज़्यादा इन दिस। तो ये इतना कॉमन डिसऑर्डर है। और रही बात मोड्स ऑफ अक्वायर करने की कि कैसे ट्रांसमिट होता है, तो जो मोस्ट कॉमन रूट है दैट इज फीको ओरल रूट। यानी कोई पेशेंट जो ऑलरेडी इससे
सफर कर रहा है, तो वो जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो भी वर्म होता है उसके थ्रू फीसेस में यानी पॉटी में वो वर्म लाइव आता है या उसका लार्वा या उसका एग आता है। ये जो एग होता है या वर्म होता है या लार्वा होता है, ये फिर जो स्टूल के थ्रू वाटर को कंटामिनेट करता है या उस सॉइल को कंटामिनेट करता है जिसमें हमारी फूड्स और वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, और इन टर्न जब कोई हेल्दी इंडिविजुअल उसे स्वॉलो करता है या खाता है तो उसके पेट में वो वर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है। अच्छा। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जैसे हम सॉइल में नंगे पैर चलते हैं तो उसमें हुकवर्म एक होता है, वो हमारी स्किन को पियर्स करके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। अच्छा। और बाकी जो थोड़े अनकॉमन कॉजेज होते हैं वो होते हैं पेट्स, जैसे पेट्स जो होते हैं उनके फर में भी वर्म्स होते हैं, जो वो स्टूल पास करते हैं उसमें भी वर्म्स होते हैं, जो हम अनकुक्ड पोर्क, बीफ या कैबेज जिसे हम कहते हैं खाते हैं तो वो भी वर्म से इन्फेस्टेड हो सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, हम और आप, वर्म इन्फेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि नॉर्मल अभी जिस एनवायरनमेंट में हम बैठे तो उस हवा पानी में भी कोई ना कोई जो कीड़े वो मौजूद होंगे। हवा में नहीं, बट हाँ जो पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो पानी हम हैंड वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं उससे, और उस कंटामिनेशन के थ्रू हम उसको जब भी हम पिएंगे या लगाएंगे, मुंह पे लगाएंगे, तो उसकी वजह से वो कंटामिनेशन हो सकता है। तो कितने तरह के कीड़े होते हैं जो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और उनके फैलने के क्या क्या अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं कि हाँ इन माध्यम की वजह से कीड़े हमारी बॉडी में जा रहे हैं और फिर हमें परेशान कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ब्रॉडली देखें तो जितने भी हमारे वर्म्स हैं या जो पैरासाइट्स हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्लैटीहेलमिंथ्स और सिस्टोड्स और ट्रेमेटोड्स। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 8 या 10 तरीके के वर्म्स होते हैं जो कॉमनली हमें ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। थोड़ा बताइए उसके बारे में। और जो मोस्ट कॉमन होते हैं तो जो हमने आमतौर पे सुने होंगे, एस्केरियासिस, टेप वर्म जैसे हम बोलते हैं, एक राउंड वर्म, पिन वर्म या टीनिया या एकाइनोकोकस, ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं। और ये सारे वर्म्स ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, कई इसमें ऐसे भी होते हैं जो जैसे पिग्स में या डॉग्स में, कैट्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये जो वर्म्स होते हैं स्पेशली, ये हमें पिग्स से, जैसे अनकुक्ड बीफ या पोर्क होता है उसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, या जब हम पेट्स के साथ खेलते हैं तो पेट्स की जो स्टूल होता है या जो इन्होंने यूरिन पास करा वो कंटामिनेट करके हम उसको स्वॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हवा के थ्रू जाते हैं या सिर्फ खाने हवा के थ्रू नहीं, सिर्फ फूड के थ्रू ही जाते हैं। तो आपने जैसे टाइप्स ऑफ वर्म्स बताया, तो ये सारे जो वर्म्स है आप उसको थोड़ा एक एक लाइन में बता सकते हैं कि ये किस मीडियम से हमारी बॉडी में जाते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका सेम ही है, फीको ओरल रूट, मतलब हम ओरली ही उसको स्वॉलो करते हैं, उसके थ्रू जा सकते हैं। जो रेयर जो होते हैं जैसे हुकवर्म हो गया, ऑल्दो इंडिया में उसका प्रेवलेंस थोड़ा ज्यादा है, तो वो सॉइल में जब होता है तो वो सीधा फाइलरीफॉर्म उसकी एक स्टेज होती है, उसके थ्रू वो हमारे टोज के थ्रू वो बॉडी में एंटर कर जाता है, मतलब मिट्टी से पैर में गया और पैर के थ्रू वो बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटर कर गया। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन इसके जो ट्रांसमिशन है वो ये दो ही है, और कोई ऐसा सूंघने से या उससे ऐसे नहीं होता। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि छूने से, सूंघने से या सांस लेने से भी कीड़े जो अंदर चले जाते हैं, इन सब बातों में है कोई? छूने से वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम हाथ से छू रहे हैं, जैसे हमारे नेल्स बड़े हैं तो हम उन्हीं हाथों से खा रहे हैं बिना हैंड वॉश करे, तो उसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि लाइफ टाइम में सभी को एक बार कभी ना कभी पेट में कीड़े की प्रॉब्लम हुई होगी या हो सकती है? सब रिस्क पर है? रिस्क पे सब है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको वो, सबकी इम्यूनिटी का लेवल अलग होता है, सबके अपना हाइजीन मेंटेन करने का तरीका अलग होता है, बट हाँ डेफिनेटली सबको एक ना एक बार डीवर्मिंग करके लिए टैबलेट तो जरूर लेनी चाहिए। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम लक्षण समझने की कोशिश करें तो बचपने में आई एम श्योर ये सबके साथ हुआ होगा ऐसा कि कीड़े लग जाते हैं, तो जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो है एनल में खुजली, कि उस पार्ट में खुजली होने लगती है, तो घर वाले भी कहते हैं कि अच्छा चलो पेट में कीड़े लग गए हैं तो ये खा लो वो पी लो। ये तो एक लक्षण हम सबको पता है, इसके अलावा पेट में कीड़े लगने के और क्या लक्षण होते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे वर्म इन्फेक्शंस होते हैं, बेसिकली मैक्सिमम जितनी भी जनता है दैट इज एसिम्प्टोमेटिक, उनको पता ही नहीं होता है। अच्छा, बट जो लोग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं वो तब होते हैं जब या तो उनमें हैवी इन्फेस्टेशन होता है वर्म्स का या क्रॉनिक इन्फेस्टेशन होता है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वर्म इन्फेस्टेशन के होते हैं। बट अगर हम इजी भाषा में समझें, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है पेट में दर्द होना, मरोड़े देके दर्द होना, बच्चे खासतौर पे बताते हैं कि पेट में मरोड़े जैसा दर्द हो रहा है, डायरिया होना, क्रॉनिक डायरिया होना, लूज मोशन, बार बार लूज मोशन होना, या पॉटी में ब्लड आना, या वॉमिटिंग आना, या भूख कम लगना, या भूख बहुत ज्यादा लगना, ये भी वर्म इन्फेस्टेशन का ही सिम्टम है। अच्छा, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अनीमिया, तो उसकी वजह से अनीमिया के सिम्टम्स आना, कि सांस फूल रही है, जल्दी थकावट हो रही है,
या बच्चों में चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है, अपना जो कंसंट्रेशन पावर है उनकी वो कम हो जाती है। तो ये सब वेराइटी ऑफ सिम्टम्स हैं जो हम वर्म इन्फेस्टेशन से लिंक कर सकते हैं। बट ये जो आपने हमें लक्षण बताए ये मोस्टली और भी बीमारियों में दिखाई देते हैं, तो थोड़े बहुत तो सेम हो जाते हैं सिम्टम। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पहचान है कि हाँ ये पेट में कीड़े लगने की सिम्टम्स है, और अगर समझ में आ जाए लक्षण तो उसके बाद हमारा पहला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए? देखिए, अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो पेरिएनल इचिंग जो होती है कि रात में पॉटी के रास्ते खुजली बहुत ज्यादा होना, तो वो एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसपे हम कह सकते हैं कि हाँ वर्म इन्फेस्टेशन का रिस्क है। या दूसरा अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया होना, आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाना। अच्छा। तो उस केसेस में हमें बहुत ज्यादा सस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस हैं। और इसके बाद जब पता चल गया कि हाँ ये लक्षण दिखाई दे रहे कि चलो समझ में आ गया कीड़े लग गए पेट में, अब क्या करें? हमें पहले कंफर्म करना कि वो कीड़े हैं कि नहीं, और अगर है तो किस टाइप का कीड़ा है। कैसे कंफर्म करें? उसके जो बेसिक सबसे सिंपल तरीका होता है वो होता है स्टूल का रूटीन एग्जामिनेशन। वो स्टूल का स्लाइड के अंडर माइक्रोस्कोपी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिन करता है। उसका जो वर्म है, या तो वो एडल्ट वर्म पास हुआ या उसका लार्वा पास हुआ या जो एग पास हुआ, तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का है उससे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें बता सकता है कि क्या वर्म है। ऑल्दो अगर हम ब्लैंकेट थेरेपी की बात करें तो अल्बेंडाजोल एक दवाई आती है जो हमने बचपन में सुनी भी और खाई भी है, वो सबको कवर करता है। अच्छा। बट ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, वो सब डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्म इन्फेस्टेशन है उस पर। ओके। तो आपने जैसे कहा कि हमारा जो पॉटी है ऑलमोस्ट उसकी ही चेकअप की जाती है, देख करके पता लगाया जाता है। तो हमें अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें किन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कैसे कराना चाहिए, और फिर वो हमें देख करके कैसे बता सकते हैं कि किस टाइप के कीड़े जो है हमारे पेट के अंदर हैं? देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर भी इनफ है अगर आप वर्म इन्फेस्टेशन से सफर कर रहे हैं तो। आप एक जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन के पास भी जा सकते हैं, और नहीं तो सुपर स्पेशलाइजेशन करके हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो तो हम वाइडली इसको स्टडी करते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। स्टूल सैंपल कलेक्ट करना बहुत ईजी प्रोसीजर है। आप अर्ली मॉर्निंग अपना एक हम आपको बॉक्स दे देते हैं, उसमें बस आपको पॉटी का सैंपल लेके आना है जो प्रोसेस होके लैब्स में जाता है, और वहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सैंपल को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं कि उसमें कोई एग या लार्वा या कुछ उनको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और वो डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट हम उसकी मेडिकेशन एडवाइस कर देते हैं। ठीक है। तो जिस हिसाब के कीड़े अगर हमारी स्टूल में पता चलते हैं तो क्या दवाइयाँ फिर उस हिसाब से चलती हैं? हाँ जी। और कितने दिनों का मैक्सिमम या मिनिमम कोर्स होता होगा दवाइयों का? वो डिपेंड करता है किस टाइप का कीड़ा है। अगर यूजुअली हम देखें तो एक अल्बेंडाजोल की थेरेपी भी काफी होती है। ये कितने दिन के लिए होती है? एक स्टार्ट डोज, एक रात में बस आपको गोली खानी है। अच्छा। वो इनफ है। बट अगर वो वर्म इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है या उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं तो यूजुअली हम इसको 2 वीक्स बाद रिपीट भी करते हैं। या कोई और इन्फेक्शन हो, जैसे एक हाइड्रेटेड सिस्ट एक होता है जो एकाइनोकोकस की वजह से होता है, वो जब हमारा ऑर्गेनिज्म हमारे जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जाता है लिवर में, वो मल्टीपल सिस्ट बना लेता है। तो उस कंडीशन में हमें साइक्लिकल मंथली थेरेपी भी देनी पड़ती है, जिसे हम पल्स थेरेपी बोलते हैं। तो हमें वो भी देनी पड़ती है। ऐसा है कि पेट में कीड़े लगे तो वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल। जैसे कौन से बॉडी ऑर्गन्स मेजरली अफेक्ट होते हैं? अभी मैंने आपको एकाइनोकोकस के बारे में बताया, तो वो हाइड्रेटेड सिस्ट करता है। तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट बॉडी में कहीं भी हो सकती है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्प्लीन हो, कहीं भी। ऐसे ही जैसे अनकुक्ड कैबेज जो हम खाते हैं या पोर्क या बीफ जो लोग लेते हैं, तो उसमें टीनिया का रिस्क रहता है। तो वो टीनिया जो है कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, चाहे वो मसल हो या इवन हमारे ब्रेन में भी हो सकता है। अच्छा। तो वो दौरे भी पड़ सकते हैं एक पेशेंट को, और वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन जाता है एक। ओह माय गॉड, मतलब ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि पेट के कीड़े दिमाग तक भी पहुंच सकते हैं? लंग्स में जाके निमोनिया भी कर सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको और बताइएगा कि अगर पेट में कीड़े हैं, क्योंकि लोग इसको बहुत ही ज्यादा अंडररेट करते हैं कि हाँ छोटी सी प्रॉब्लम है, बट इतनी मतलब इतनी ज्यादा सीवियर हो सकती है कि आप जैसे बता रहे हैं कि ब्रेन में पहुंच करके फिट्स कर सकते हैं या न्यूमोनिया कर सकते हैं, तो और क्या बीमारियां कर सकते हैं? देखिए, मेजरली जो ये सब है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है, और ये हमें तभी पता लगते हैं जब ये हो जाते हैं। हाँ। इसको पहले प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रेटेड सिस्ट होना अपने में बहुत रेयर है, और ये यूजुअली तब आता है जब ये इंसिडेंटली, या तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट को तो हमें पता लगता है कि वहाँ कोई सिस्टिक लीजन है, या पेशेंट को पेन होता है तो हमें पता लगता है। ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस पेशेंट को होगा, किसको नहीं होगा। और रही बात निमोनिया की, तो क्या होता है, जो भी हमारे वर्म्स होते हैं, तो ये वर्म्स हमारे स्टमक में जाते हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन में गए, और वहां से वापस आके हम स्वॉलो करके वापस लंग्स में चले जाते हैं। अच्छा। तो वैसे वो निमोनिया कर सकते हैं। जो वर्म्स होते हैं हमारी इंटेस्टाइन की वॉल पे चिपक कर उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में या ब्रेन में वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर, ये जो कीड़े होते हैं पेट में, इनका साइज मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो माइक्रोमीटर में भी होता है, और मैक्सिमम मैंने तो 10 मीटर भी देखे हैं। 10 मीटर?
तो कितना, मतलब अगर हमें समझना हो कि कितने बड़े, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, इनका कोई ऐसे साइज नहीं हो सकता। तो फिर पेट में वो दिखाई नहीं देंगे विजिबल, क्योंकि पेट का शेप नहीं बड़ा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं होता? स्लेंडर लॉन्ग होते हैं वो, तो अच्छा। हमारे इंटेस्टाइन में वो वैसे ही घूमते रहते हैं, वैसे ही घूमते रहते हैं। तो उससे कोई ऐसा अफेक्ट नहीं होता। लेकिन साइज पर डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने ज्यादा हमें परेशान करेंगे। साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है और नंबर ऑफ वर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये भी तो है कि क्योंकि वो जितना वर्म बड़ा होगा या जितने वो नंबर होगा उतना वो अपना हमारी बॉडी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना हमारे सिम्टम्स वर्सनिंग होंगे। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो किसी को पेट में दर्द रहेगा, उसकी वजह से एपेटाइट कम हो जाएगी। अगर वो बहुत सारे वर्म्स हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, यानी आंत रोक भी सकती है, जिसे हम कहते हैं कि आंत रुक गई है, तो वो एक मेजर इमरजेंसी भी हो सकती है उसमें। तो मैक्सिमम से मिनिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं कीड़े पेट में जो मौजूद होते हैं? ऐसे कोई ऐसा क्वांटिफाई नंबर नहीं कर नहीं, सकते कितने आप। भी हो सकते हैं? तो उस हिसाब से अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो साइज और नंबर्स के हिसाब से, तो फिर वो कितने दिनों तक चलता है? वो मैंने बताया ना कि डिपेंडिंग ऑन द वर्म इन्फेस्टेशन और सिम्टम्स वो सब डिपेंड करता है। होता है। यूजुअली जो होता है हमें अर्ली स्टेज पे पता लग जाता है तो एक एल्बेंडाजोल की गोली बहुत होती है। ठीक है। और अगर हमें वो लगता है कि वर्म्स की कितनी क्वांटिटी उन्होंने हमें स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन में हमें बताया, तो उसके हिसाब से हम उसको 2 वीक्स बाद रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमें उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि पल्स थेरेपी देके हमें रिपीट भी करना पड़ता है उसको। ओके। तो पेट में जो कीड़े हैं ये कब बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं कि सर्जरी या कोई बहुत ही बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? ये जब भी किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लिवर में हाइड्रेटेड सिस्ट हो जाती है, तो वो सिस्ट कैन गो अप टू 5 to 10 सेंटीमीटर्स ऑल्सो, इतना ज्यादा हो सकता है, और उसको हम सिंपल एस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उस केसेस में हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना होता है। या जैसे हमारे ब्रेन में इन्फेक्ट हो गया, अगर वो ब्रेन में इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो उसके आसपास जो लीजन होता है उसके आसपास जब भी एडिमा होगा, तो उस एडिमा की वजह से किसी को दौरे आना, फालिश पड़ना, चक्कर आना, बेहोशी होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यूजुअली तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, बट जो रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं जो उससे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, तो उस केसेस में हमें सर्जरी को भी यूज करना पड़ता है। पड़ सकता है। या जैसे पेट में उन्होंने इन्फेक्ट करा और ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, अगर आंत रुक गई तो उस केसेस में हमें इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अच्छा, तो ये तक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो पेट में कीड़े लगने की दिक्कत जो है वो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है? शामिल करने से ज्यादा जो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये जरूरी है। अंडर कुक्ड फूड नहीं लेना चाहिए। जो भी आप पानी पियो वो उबाल के या उसको आरओ के थ्रू फिल्टर करके पानी पियो। प्लस कुछ होम रेमेडीज ऐसे हैं जो कहते हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं वर्म इन्फेस्टेशन को, जैसे नीम, गार्लिक, पपाया सीड्स या पंपकिन सीड्स। तो ये सब की कुछ वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिसमें ये प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन, बट दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम उसको नहीं रिकमेंड करते। प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे घरेलू नुस्खों के भतेरे वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं कि पेट में कीड़े लग गए हैं तो इसका जूस बना के पी लो या इसका पानी उबाल करके पी लो तो ऐसे ही निकल जाएंगे कीड़े। ये सब प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज है, ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं रिकमेंड करते हैं इसे। ओके। आप जो गोली के बारे में हमें बता रहे थे, थोड़ा सा वो बताइए कि अगर डीवॉर्मिंग अगर हमें करना ही हो, पेट में कीड़े लगे हैं ना लगे, हम चाहते हैं कि कभी हो ही ना, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हम अपनी मतलब लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, और जो आप गोली बता रहे थे उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए? वो एक बड़ी सिंपल सी गोली है, अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो कहीं भी मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे, इवन जन औषधि केंद्र वहां भी मिल जाती है, पीएचसी भी मिल जाती है। वो एक गोली है, उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार बच्चों को तो देना ही चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम भी है, 2015 ऑनवर्ड्स उन्होंने स्टार्ट करा था, जिसमें वो बाई एनुअल डीवर्मिंग करते हैं बच्चों की, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल गोइंग है 1 to 14 ईयर्स ऑफ एज और आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो और सिर्फ बच्चों के लिए है या अडल्ट्स के लिए? नहीं, एडल्ट्स में भी वही रिकमेंडेड है, एडल्ट्स को भी लेनी चाहिए आइडियली। और जब भी हम डीवर्मिंग करते हैं हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम ग्रुप को डीवर्म करना है, या फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको डीवर्म करना है। अच्छा, क्योंकि अगर किसी एक को है तो देयर आर हाई चांसेस कि फैमिली में बाकी लोग भी उसको सफर करें। अगर आपने किसी एक की डीवर्मिंग कर दी तो उसके वर्म्स तो एलिमिनेट हो गए, बट उसका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो नहीं कट हुआ। तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं कट करना है ताकि ये रिकरेंस को हम प्रिवेंट कर सकें। तो लेने का कोई तरीका ऐसा होता है कि अगर 6 महीने में एक बार ले रहे हैं तो कैसे ले, उसके साथ में खाने पीने का कैसे ध्यान रखें, या कुछ ऐसे दवाई लेने के बाद कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे शरीर में? ये बहुत सेफ दवाई है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट स्टिल आपको डॉक्टर से मिल के ही लेनी चाहिए। एक गोली रात में आपको बस चबा के खा लेनी है, चबा के खानी बस। है,
खाने और उसके next day पहले कुछ morning- ऐसा है कि डिनर में क्या नहीं, अवॉइड करना है, सब कुछ कुछ ऐसा? अलाउड है, कुछ ऐसे ठीक है। रिकमेंडेशंस भी है। उसके नेक्स्ट दिन आप बता रहे हैं? उसके नेक्स्ट डे आपको पॉटी में देखोगे तो आपको अगर वर्म्स होंगे एडल्ट वर्म्स तो आपको पास होते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, ओके, ऐसा विजिबल हो जाता है, दिखाई दे जाता है? एडल्ट वर्म्स पास होते हुए आपको दिख जाएंगे पॉटी में। ठीक है, तो ये वाली जो आपने हमें आई थिंक बताई है चीज़ की गोली लेने वाली, आई एम श्योर बहुत ही यूजफुल होगी हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट अगर उनको रिस्क से बचना ही है तो ये अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी। इसके अलावा जैसे अगर हम समझे कि जो पेट में कीड़े हैं वो कब इतना ज्यादा परेशान करने लगते हैं, कब उसके सिम्टम्स इतने दिखाई देने लगते हैं कि इंसान से फिर बैठा या खड़ा भी नहीं होया जाता है? जब भी किसी को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है या हैवी वर्म इन्फेस्टेशन होता है या उसको बैकग्राउंड में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो, तो इस केसेस में जो वर्म की जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ये बेसिकली आप ऐसे समझो, ये पैरासाइट्स हैं और ये हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उसको हमारे से ही कॉम्पीट कर रहे हैं। अच्छा। और ये बेसिकली ब्लड सकिंग वैम्पायर्स हैं। हुक वर्म जैसे होता है, नेकाटेटर अमेरिकानस होता है या एंकाइलोस्टोमा ड्यूडनेल होता है, ये तो खासकर नोटोरियस हैं कि जहां भी ये बॉडी में इंटेस्टाइन में चिपकेंगे वहां ये अल्सर कर देंगे या इरोजन कर देंगे छोटा सा, और ये एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से खून पतला हो जाता है, वहां क्लॉट नहीं होता। अच्छा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक वर्म से ब्लड जो लॉस होता है दैट इज 0.01 ml to 0.5 ml पर डे, और जब ये हेवी इन्फेस्टेशन होता है तो इट कैन गो अप टू 30 to 50 ml पर डे। पर डे? पर इससे डे। तो सीवियर एनीमिया हो जाता होगा फिर। तो ये जो सीवियर एनीमिया के जो पेशेंट्स आते हैं जब सिम्टोमेटिक होके आते हैं, इसीलिए जो हमारी जितनी भी गाइडलाइंस है वो रिकमेंड करती है इनिशियली डीवर्मिंग तो करनी ही करनी है। चाहिए, बिल्कुल, ये किसी बहुत भी जरूरी है। अनएक्सप्लेन्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमेशा वर्म इन्फेस्टेशन के लिए हमें इनको एग्जामिन करना ही करना है। करेक्ट। आपने जैसे हमें जो टाइप्स ऑफ वर्म्स बताए हैं उसको थोड़ा एक एक करके आप बता सकते हैं कि ये वर्म जो है वो क्या एग्जैक्टली करते हैं? जैसे आपने बताया कि एक हुक वर्म है, वो हमारे सॉइल और पैर के जरिए बॉडी में आता है, तो और कौन कौन से टाइप्स ऑफ वर्म्स हैं और फिर वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? देखिए, अगर हम इसको देखें तो सबसे कॉमन जो होता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस, वो ये क्या होता है? राउंड वर्म होता है, लंबे लंबे वर्म्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली हम पॉटी में पास करते हैं, जो पेशेंट्स को दिखते भी हैं या जो वॉमिटिंग करते हैं तो लोगों के मुंह से भी निकलते हैं। अच्छा। तो इसका सिंपल काम बस इतना ही है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसको हमसे छीन के खाए, मतलब हम जो खा रहे हैं हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को ये खाए। खाते हैं, ठीक है। और अगर वहां कोई मेल है तो वहां फीमेल वर्म भी होगी। ऐसा अच्छा। नहीं होता यूजुअली कि एक ही वर्म हो। ओके। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है वो हमने जो पेरिएनल रात में जो इचिंग करता है, जिसे हम कहते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस या पिन वर्म। तो ये क्या होता है, जो हम पेरिएनल इचिंग होती है इसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि जो फीमेल होता है वो फीमेल रात को पॉटी के रास्ते बाहर आता है, अपने एग्स ले करता है और फिर अंदर चला जाता है। तो वो जो एग्स ले करता है उसकी वजह से पेरिएनल इचिंग होती है और बहुत ज्यादा बॉडी का रिएक्शन होता है। अब आपने जिन उन हाथों से इचिंग करी रात में और नेक्स्ट डे अगर हैंड वॉश नहीं करे तो वापस वो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे रिस्क ऑफ ऑटो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अच्छा। ऐसे ही फिर हमारे जो वर्म्स हो गए, जैसे मैंने बताया कैबेज के थ्रू या पोक या बीफ के थ्रू टीनिया, ये टीनिया जो होता है बहुत नोटोरियस होता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हम कहते हैं कि दिमाग में जाके हो जाता है या मसल्स में चला जाता है। अच्छा। ऐसे ही डॉग्स और कैनाइन्स से होता है जिसे हम कहते हैं एकाइनोकोकस। तो इसके थ्रू हाइड्रेटेड सिस्ट कहीं भी बॉडी में कभी भी बन सकती है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो किडनीज हो, कहीं भी। तो ये डॉग्स और उन जानवरों के क्या फर से होता है या पॉटी से होता है? दोनों तरीके से होता है। दोनों से हो सकता है। और एक जो आपने हमें वो पैर वाला बताया था वो कौन सा है? कौन सा जो वाला? सॉइल के थ्रू। हुकवर्म, वो तो हिकवर्म जिसका ब्लड लॉस करता है, जो एंकाइलोस्टोमा ड्यूडनेल और नेकाटेटर अमेरिकानस जो हमारे थ्रू ब्लड सक करता है। ओके। तो जैसे कीड़ों को लेकर के बहुत सारे ऐसे हैं कि ये वो क्या क्या करते हैं, तो हम एक एक करके आपसे पूछेंगे। आप प्लीज बताइएगा कि हाँ, ये जो पेट में कीड़े मौजूद हैं ये सारी दिक्कत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले कहा जाता है कि पेट में कीड़े लग गए तो ये आपके शरीर के ही खून को चूस रहे हैं, सच्चाई है इस बात में? सच्चाई। और इसके अलावा फिर ये भी बोला जाता है कि ये आपके शरीर के न्यूट्रिएंट्स को ही खाते हैं और फिर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बनाते हैं कि फिर आप में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सच्चाई है। और इसकी वजह से फिर क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब जो बेसिकली ये न्यूट्रिशन के या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो अब्जॉर्ब करते हैं, तो मोस्ट कॉमन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। तो उसी की वजह से पेशेंट्स को वीकनेस होना, शरीर बिल्कुल थकावट हो जाना, चलते हुए सांस फूलना या शरीर का सफेद पड़ जाना, पीला पड़ जाना, तो ये कॉमन कॉजेज होते हैं जो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में हमें पता लगता है। और दूसरा जो कॉमन होता है इनका एक और, ये बहुत नोटोरियस होते हैं, जो एस्केरियासिस होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो कभी कभी हमारे बिलियरी सिस्टम यानी लिवर के थ्रू जो बाइल डक्ट आता है उसमें चले जाते हैं। अच्छा। तो उसमें जाके ये पीलिया भी कर सकते हैं और पैनक्रियाटाइटिस भी कर सकते हैं। ओके।
तो इतना इनका बड़ा स्पेक्ट्रम है कि इसको एक छोटे से पॉडकास्ट में खत्म करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल। बट जितनी मैक्सिमम चीजें हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके इतने डिफरेंट लक्षण होते हैं। तो एक जनरल पेशेंट से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता होने चाहिए कि हाँ ये भी कॉज कर सकता है। करेक्ट है, क्योंकि आपने ये चीज बोली कि हर ऑर्गन के हिसाब से उनके सिम्टम्स अलग होंगे और फिर आपको तकलीफ भी अलग तरीके से देंगे। आपको जॉन्डिस भी कर सकते हैं, निमोनिया भी कर सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस भी कर सकते हैं और फिर ब्रेन में जाकर के फिट्स वगैरह भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ है कि अगर ये ऑर्गन में चले गए तो वहीं रहते हैं, निकलेंगे ही नहीं बाहर कभी? ऐसा ये हाइड्रेटेड सिस्ट बेसिकली यही है। हाइड्रेटेड सिस्ट में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास शीट बना लेता है। अच्छा। और वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना लेता है जिसके अंदर वो डिवाइड करता रहता है और वो स्प्रेड होता रहता है। और ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे अंदर जो कीड़े हैं वो बॉडी के ऑर्गन में फैल करके खुद की फैमिली बना रहे हैं अंदर अंदर? ये तो आपको रूटीन जब आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हो या कभी अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अगर सिस्ट मिल जाए तो फिर उससे रिलेटेड हम सीरोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं या सीटी कराते हैं तो उसके थ्रू हमें पता लगता है। कुछ है ऐसे टेस्ट जो पता लगा सकते हैं कि कीड़े तो नहीं है शरीर में? सीरोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं। अगर कॉमनली हम देखें तो सीबीसी, तो सीबीसी में इयोसिनोफिल एक काउंट होता है। तो इयोसिनोफिल काउंट यूजुअली जब बड़ा होता है तो हम वर्म इन्फेस्टेशन या एलर्जी सस्पेक्ट करते हैं। कितना बड़ा होता है? ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता, बट इयोसिनोफिलिया अगर है तो इसका मतलब चांसेस हैं कि वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस हो। सीबीसी मतलब वो कंप्लीट ब्लड काउंट जो रूटीनली हम कराते हैं। ओके। बाकी जो जितने भी ये कीड़े हैं इनके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं जो हम टेस्ट करते हैं, जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स होते हैं। अच्छा। तो उसके थ्रू हमें पता चल पाता है। जैसे हम ये हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए एकाइनोकोकल एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता लगता है। या पॉटी का मैंने आपको जैसे बताया है कि उसमें हम पेरिफेरल स्मीयर में स्टूल्स को चेक करते हैं, तो उसके थ्रू हमें आइडिया लग सकता है किस टाइप का कीड़ा है। ठीक। तो ऐसे में वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पर है कि इन्हें तो पेट में कीड़े लगेंगे ही लगेंगे, और वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके साथ ही दिक्कत होती है? सबसे ज्यादा जो रिस्क पे हैं इसके वो लोग हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हैं। अच्छा। या जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोन है, क्योंकि उनके पास वो बेसिक सैनिटेशन नहीं है, पानी साफ नहीं है, जो खाना है उनका वो प्रॉपर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं। और स्पेशली इनके बच्चे, क्योंकि बच्चों में एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को देखने की। अगर वो सोशल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करेंगे, तो वर्म इन्फेस्टेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, आजकल एडल्ट्स में बहुत कॉमन है, खासकर वो लोग जो रोड साइड वेंडर्स से बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहां वो जो बेसिक जो उनके FSSAI और सबके स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन नहीं करते हैं। कोई ग्लव्स नहीं पहनता है, खाना जो होता है उनका वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, डिशेस क्लीन नहीं है, पानी जो है वो फिल्टर्ड नहीं है, तो उसकी वजह से कंटामिनेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है। और वो एक आदमी कम से कम 100 लोगों को खिला रहा है। हाँ, तो उतना ही प्रोपोर्शनेटली रिस्क ऑफ वर्म इन्फेक्शन बढ़ जाता है। करेक्ट है। तो ऐसे में अगर हमें एक समझना हो कि हम हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखें अपने ओवरऑल बॉडी या एनवायरनमेंट की, अपने आसपास की, सो दैट हम कीड़े लगने की प्रॉब्लम से खुद को, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बचा करके रख सके, तो वो कुछ 4-5 बेसिक स्टेप्स क्या होंगे? ये वही सब स्टेप्स हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो हमारे बड़े लोग बुजुर्ग सब बोलते आए हैं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आप अपने हाथ रेगुलर साफ करो, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी हाथ वॉश करो। अपने नेल्स छोटे रखो। जब भी आप पानी पीते हो तो पानी या तो उबाल के पियो या फिल्टर का पानी पियो। जो भी आप खाना खाओ वो पका के खाओ, अनकुक्ड रॉ फूड अवॉइड करो। बस इतने सिंपल सा फंडा है कि इससे वर्म इन्फेस्टेशन प्रिवेंट हो सकता है। करेक्ट है। कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उनसे भी रिस्क हो सकता है कीड़े लगने का? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हो, बट अंडर कुक्ड कोई भी चीज होगी वो रिस्की होती है। और उसमें सबसे ज्यादा जो रिस्की होती है वो कैबेज, बंद गोभी जिसे हम बोलते हैं, या पोर्क या बीफ होती है, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें कीड़े लगने के रिस्क ज्यादा होते हैं, जैसे कैबेज हो गया, गोभी हो गया, बैंगन हो गए, इन सब में मोस्टली होता है कि कीड़े जल्दी लग जाते हैं। तो क्या इनको भी खाने से ऐसा होता है कि फिर आप में रिस्क बढ़ जाता है? इनसे भी इतना ही रिस्क रहता है जितना बाकी चीजों से है। अगर कंटामिनेटेड कोई भी चीज हो, चाहे वो आलू हो चाहे वो कुछ हो, तो उससे वो रिस्क तो रहेगा ही। बट ये जो वर्म्स हैं, हमें ये समझना है ये डिफरेंट है बजाय कि जो फ्लीज हैं उनसे। ये वर्म इन्फेस्टेशन एंटायरली डिफरेंट है और वो एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। तो हमें जैसे आपने बताया कि हर ऑर्गन के हिसाब से जो कीड़ों के सिम्टम्स है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, परसिस्ट करते खाने की चीजें। कुछ ऐसे मेजर रेड फ्लैग्स अगर हमें देखने समझने हो, बच्चों में भी अडल्ट्स में भी, कि अगर ये चीजें दिखाई दे रही है और कितने दिनों तक दिखाई दे रही है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट बहुत सारी बीमारियों से मिलते जुलते हैं, तो कितने दिनों तक चले तो हमें समझ जाना चाहिए कि शायद एक कीड़े वाली प्रॉब्लम ही है? कितने दिनों तक तो डिफाइंड नहीं है, बट हाँ, कोई भी अगर आपको ऐसा सिम्टम लगता है जिसमें शरीर बिल्कुल सफेद पड़ गया या हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, तो उसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। पॉटी में ब्लड आए
तो हमेशा वर्म इन्फेस्टेशन को रूल आउट करना चाहिए। क्रॉनिक डायरिया चल रहा है, यानी जो 4 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें भी हमें वर्म इन्फेस्टेशन को सस्पेक्ट करना चाहिए। या कोई और ऐसा एक्स्ट्रा GIT सिम्टम हो जिसमें हमें लगे, जैसे कि ब्रेन में सीजर आ रहे हैं और हमें वहाँ कोई SOL लग रहा है, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो है। निमोनिया हो रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है कि हमें देखना चाहिए वर्म इन्फेस्टेशन है कि नहीं। ऑल्दो निमोनिया फ्रॉम अ वर्म इन्फेस्टेशन कम चांसेस होते हैं, बट इट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। ओके, और फिर इसको सही ट्रीटमेंट मिले टाइमली, वो कितना जरूरी है? लाइफ सेविंग, ये सब लाइफ सेविंग साइंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बेसिक बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की, वो ही नहीं होगी। करेक्ट। तो अगर वो ही नहीं जाएगा तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में बॉडी जाके शट डाउन हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है? ओके, तो इन सबको ठीक करने के लिए जो बेसिक मेडिकेशन आपने हमें बोला, क्या स्टार्टिंग में वही दी जाती हैं या फिर उसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं? सारी सपोर्टिव मेडिकेशन है, बट जो मेडिकेशन इसमें हम देते हैं दैट इज अल्बेंडाजोल। यही है बस। और बाकी जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, अगर ब्लड कम है तो ब्लड दिया, अगर ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है तो साथ में हम स्टेरॉइड्स देते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के साथ। तो वो डिपेंड करता है जो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और किसको हमें ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें मेजरली ध्यान में रखनी चाहिए। आपने जैसे हमें होम रेमेडीज बताए थे कुछ ऐसे, आपके हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा पेट सही रहता है, सो दैट ये सारी दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि होम रेमेडीज के अलावा अगर हम आपसे ही जानना चाहें तो। पर से वर्म इन्फेस्टेशन प्रिवेंट करने के लिए तो नहीं, बट हाँ हेल्दी, अगर आपको अपना गट अगर हेल्दी रखना है तो हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई फाइबर डाइट, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फाइबर एडिक्वेट हैं, आप डेली स्टूल जाओगे, अच्छा पॉटी होगी, आपको पेट साफ रहेगा, पेट साफ होगा तो मन साफ होगा। बिल्कुल, हाँ। बहुत सिंपल फंडा है ये। क्योंकि आजकल की जितनी भी स्टडीज हैं, तो जो हमारा GI ट्रैक है वो एक दूसरा दिमाग है। जितने डिसऑर्डर्स आजकल जो आ रहे हैं नए नए, कहीं ना कहीं सारे हमारे गट सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक ब्रीफ आइडिया दे दे कि कीड़े जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और वो हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत अंडररेट करके चलते हैं। आपने जैसे हमें जो मेजर चीजें बताई उसको एक बार आप कंपाइल करके बता दीजिए कि हाँ पेट में कीड़े लग सकते हैं तो ये दिक्कत भी हो सकती है, तो आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा। तो अगर किसी को भी डाउट होता है कि पेट में कीड़े हैं, तो जो उसके कॉमन लक्षण हमने बताए, जैसे कि पेट में दर्द होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, या भूख कम लगना, या रात में पॉटी के रास्ते इचिंग होना, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम वर्म इन्फेस्टेशन सस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में या तो आप डायरेक्ट किसी PHC CHC पे जाकर आप एल्बेंडाजोल की गोली ले सकते हैं। अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, वेरी गुड। अगर नहीं मिलता है तो हमेशा एक स्टूल का टेस्ट कराना बहुत सिंपल और बहुत इजी है। वो हमें करा के हमें एक आइडिया मिल जाता है कि स्टूल में कोई एग्स या लार्वे या एडल्ट वर्म है कि नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको हमेशा एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि और कोई अंडरलाइंग कारण तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ वर्म इन्फेस्टेशन इज नॉट अ कॉज जिसकी वजह से बार बार डायरिया लगना या पेट खराब होना होता। कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फूड एलर्जीज, IBS, IBD, कोई एंडोक्राइनोपैथी, कैंसर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी हेल्थ को, स्पेशली GI हेल्थ को। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई थिंक इस सेशन में हमने इस टॉपिक पर बहुत ही वाइडली डिस्कस करके हर एक एस्पेक्ट को समझने जानने की कोशिश की है। आपने भी इस सेशन के जरिए हमें बहुत ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई एम श्योर ये जो सेशन पॉडकास्ट का एपिसोड है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आपने हमें होम रेमेडीज से लेकर के जो ट्रीटमेंट है वो सारी चीज़ें, रेड फ्लैग, सिम्टम्स, सभी चीज़ें हमें बताई, ऊपर से टाइप्स ऑफ वर्म्स के बारे में भी बताया। तो आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा मदद मिली होगी हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इट वाज अ प्लेजर। बिल्कुल, हम चाहते बस एक आप फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को दे दे कि अगर पेट में कीड़े लगने से बचना चाहते हैं तो क्या एक फाइनल मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए होगा? हाइजीन, 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 यही तीन चीजें, बस यही फंडा हमें ध्यान में रखना है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुड़ने के लिए हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।